हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने वाले हैं डीएलएड का प्रीवियस ईयर 2023 का हमारा क्वेश्चन पेपर है जो कि साइंस का है, जिसको करने के लिए समय दिया जाता है 1 घंटे का और ये 25 अंकों का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में दिए होते हैं इसमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पूछा गया है कि एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र, अगर आपने उसके स्ट्रक्चर देखे होगी तो आपको पता होगा उसमें कितने 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन होते हैं एसिटिलीन की संरचना में। तो जो ऑप्शन यहाँ पर डी है वो राइट है। उसके बाद पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का हम उपयोग करते हैं इनमें से जो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम करते हैं अवतल लेंस का उपयोग, यानी ऑप्शन जो यहाँ पर सी है वो राइट है। उसके बाद पूछा गया है कि समुद्री तल पर दाबमापी के पारे की ऊंचाई होती है। याद रखना, दाबमापी की जो पारे की ऊंचाई होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट है। उसके बाद दिया गया है कि निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। पत्ती से संबंधित अंग कौन सा नहीं है? पत्ती में पर्णधार भी होते हैं, पर्णवृंत भी होते हैं, पर्णफलक भी होते हैं, लेकिन पर्ण संधियां जो होती हैं, पर्व संधियां, वो उसमें नहीं पाई जाती। सो जो ऑप्शन यहाँ पर सी है हमारा वो राइट है। उसके बाद पूछा गया है कि कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप क्या होता है? ग्रेफाइट भी होता है, हीरा बोलते हैं ना उसको, हीरा। क्लोरीन भी होता है, लेकिन सेप ब्लैक जो है वो यहाँ पर नहीं होता है इसका, इसलिए कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप कौन सा है? सेप ब्लैक, यानी ऑप्शन जो सी है। ये हो गए हमारे 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। अब करने वाले हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न सोल्व, जो कि 1-1 नंबर के होते हैं। इनकी संख्या 6 दी गई होती है। अब हम इनको सोल्व करने वाले हैं, आप एक बार इनको ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पूछा गया है यहाँ पर अति लघु का कि ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताइए। ठीक है, तो ऊष्मा का संचरण होता क्या है पहले ये समझते हैं। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहा जाता है। इसकी 3 विधियां हैं। फर्स्ट है चालन। चालन में क्या होता है? चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती है। जैसे कि ठोस में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? चालन विधि के द्वारा। उसके बाद दिया गया है सेकेंड इसका संवहन। इस विधि में गैसों का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। गैसों तथा द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। थर्ड और लास्ट है विकिरण। इस विधि में ऊष्मा का संचरण बिना किसी माध्यम से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है। तो ये ऊष्मा संचरण की 3 विधियां और उनके नाम। उसके बाद पूछा गया हमसे कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। ओके, सो ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि वे रेगिस्तानी इलाकों में परिवहन का एकमात्र साधन है। उनके शरीर में कई अनुकूलन हैं जो उन्हें दिन की तीव्र गर्मी और ठंडी रातों को सहन करने में सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न है। खाने का सोडा NaHCO3 और धावन सोडे का जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, उसके बाद हमसे पूछा गया है कि मछली तथा तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। मछली तथा तिलचट्टों के श्वसन अंग निम्न है। मछली का श्वसन अंग को क्या बोलते हैं? गलफड़े। ओके, और जो तिलचट्टे होता है उसके श्वसन अंग को बोलते हैं श्वास रंध्र, या फिर वो त्वचा के जरिए अपना क्या करता है? श्वसन करता है। नेक्स्ट पूछा गया है कि पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है। क्यों कहते हैं पेट्रोलियम को द्रव सोना? पेट्रोलियम को सऊदी अरब में तरल सोना या फिर द्रव सोना कहा जाता है क्योंकि पेट्रोलियम द्रव के रूप में प्राप्त होता है और चूंकि यह सोने के रूप में कीमती है। ओके, उसके बाद पूछा गया है कि अनुप्रस्थ तरंगों में 2 सुरंगों या शीर्षों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो अनुप्रस्थ तरंगों में 2 सुरंगों या शीर्षों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब तरंग दैर्घ्य क्या होती है ये जान लेते हैं। किसी तरंग गति में वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप से अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, यानी कि उसकी पुनरावृत्ति करेगा, तरंग का तरंग दैर्घ्य कहा जाता है।
ये था हमारा 6 अति लघु के जो क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन। अब देख लेते हैं लघु के। देख लीजिए, ये एक इस साइड है जो कि 2 अंकों के होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। आप इनको ध्यान से देख लीजिए, मैं इनको सोल्व करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के हमारे 2 नियम होते हैं जो कि यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट है कि आपतित किरण यानी कि आने वाली जो किरण होती है, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपतित किरण जब आती है और वो क्या होती है, वहाँ से अपवर्तित होती है, मुड़ती है, और आपतन बिंदु, जो आपतन बिंदु होता है जहाँ से वो किरण मुड़ी, उस पर खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद जो इसका सेकंड नियम है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या जो होती है उसके लिए क्या करते हैं हम आई से उसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, जबकि अपवर्तन कोण की जो होती है उसको किससे करते हैं, आर से। कि ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। जहाँ पर दिया गया साइन आई अपॉन साइन आर, ये किसके कांस्टेंट के इक्वल है, या फिर हमारा एक कांस्टेंट है। उसके बाद पूछा गया है भोज्य पदार्थ के परिरक्षण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी फूड प्रिजर्वेशन। पके हुए भोजन को जीवाणु तथा कवक बिना पके भोजन की अपेक्षा बड़ी शीघ्रता से खराब करते हैं। यानी फंगस जो होते हैं उस पर लग जाते हैं, इसलिए इनको परिरक्षित किया जाता है। पके हुए भोजन को जीवाणु, कवक आदि से सुरक्षित रखना ही भोज्य पदार्थ का परिरक्षण है। भोज्य पदार्थों के परिरक्षण की विधियां हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट किससे करते हैं, रसायनों द्वारा। जो साइट्रिक अम्ल होता है और सोडियम बेंजोएट तथा एसिटिक एसिड का उपयोग किसमें करते हैं हम, जेली, जूस आदि को परिरक्षित करने में किया जाता है, तभी वो काफ़ी टाइम तक क्या होता है, सुरक्षित रहता है। डिब्बाबंदी या फिर कैनिंग, यानी विभिन्न पदार्थों जैसे मटर, अनानास आदि वायुरुद्ध डिब्बों में परिरक्षित किए जाता है। वायुरुद्ध जिसमें वायु ना जा पाए और जिससे वो जल्दी से खराब नहीं होते हैं। इसकी 2 विधियाँ और देख लेते हैं। उसके बाद है सुखाना तथा उबालना। ठीक है, यह साधारण और सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली विधि है। कौन सी? सुखाना। सूर्य की उष्मा से सब्जियों, फल आदि सुखाकर संरक्षित कर ली जाती हैं और घरों में माताएं बार बार दूध उबालती हैं, जिस कारण वह फटता नहीं है और सुरक्षित रहता है। तो ये थी हमारे उबालने की विधि। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि जीवाणु कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो मैंने तो बना लिया, अब आप बनाइए। देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं इसको। बीच में क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ये क्या होती हैं, हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनका प्रिमिटिव टाइप का ही न्यूक्लियस होगा। यहाँ पर आरएनए दिया गया है और कोशिका के अंदर तरल पदार्थ भरा होगा, उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और ये इसकी सेल वॉल है, यानी कोशिका भित्ति। यहाँ पर फ्लैजेला को हिंदी में भी वही बोलेंगे। और ये होता है फैट या फिर वसा होती है इस पर। ब्लीफेरोप्लास्ट होता है ये, और ये होते हैं इसके फूड सब्सटेंसेस, यानी कि भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो। उसके बाद पूछा गया है कि मधुमेह डायबिटीज क्यों होता है, इसके प्रकार, कारण तथा लक्षण लिखिए। क्यों होता है भाई? मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। अब देखते हैं इसके प्रकार, कारण तथा लक्षण। मधुमेह के प्रकार। तो मधुमेह कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा के आधार पर उन्हें 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात मधुमेह डायबिटीज मेलिटस जो होता है इसे मूत्र में ग्लूकोज सामग्री के निर्माण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी इसमें ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि होती है। जबकि जो मूत्र में होता है यानी डायबिटीज इंसिपिडस, उसे क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, गैर ग्लूकोज मूत्र के अतिरिक्त गठन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये ग्लूकोज के जो मधुमेह उसके प्रकार हैं डायबिटीज़ के। उसके बाद इसके कारण और लक्षण क्यों होता है और इसके लक्षण क्या होता है। मधुमेह यौगिक में उपापचय की गड़बड़ी होने से होने वाला रोग है। मधुमेह कार्बोहाइड्रेट उपापचय में गड़बड़ी के कारण होता है। इसमें अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण उचित मात्रा में नहीं होता। इंसुलिन ही कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी के कारण शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज का प्रयोग नहीं कर पाती, अतः रुधिर में ग्लूकोज का जो स्तर है वो बढ़ जाता है और ग्लूकोज का उत्सर्जन मूत्र में होने लगता है। मधुमेह में लक्षण है इसके कि मधुमेह में शरीर में कमजोरी आ जाती है, भार में कमी हो जाती है और लगातार मधुमेह के लक्षणों के चलते वृक्क यानी किडनी और जो नेत्र हैं उनका ह्रास होने लगता है। उसके बाद दिया गया यहाँ पर कि हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण देकर समझाइए। हाइड्रोकार्बन आपको नाम पर ध्यान देने की जरूरत है। ये किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और
कार्बन नाम से यहाँ पर डिफाइन हो गया है। सो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो खुली श्रृंखला में होते हैं तथा केवल कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। ये खुली श्रृंखला तथा शाखित श्रृंखला में हो सकते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए इनको समझते हैं। फर्स्ट होते हैं संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से अधिक एकल बंध पाया जाता है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लीजिए आप, ये प्रोपेन का सूत्र है। तो उसको क्या है यहाँ पर, इसमें एक हाइड्रोकार्बन जो होता है एक सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पर सभी कार्बनों के बीच में आपको दिख रहा होगा सिंगल बॉन्ड है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी। ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से अधिक द्वि या त्रिबंध पाए जाते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ना, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड भी इसमें हो सकते हैं। ये किसकी संरचना है हमारी, इसमें 3 कार्बन है। ये प्रोपेन की संरचना है। ओके, अब उसके बाद पूछा गया कि किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है, क्यों? वायु से हल्की गैस का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, अतः वायु के कारण गुब्बारे पर लगने वाला बल गुब्बारे के भार से अधिक हो जाता है, अतः गुब्बारा जो है वो ऊपर उठने लगता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसका हमसे पूछा गया है कि ओजोन जो परत है अपक्षय से क्या आप समझते हैं, इसके कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर है कि पृथ्वी के वायुमंडल को 2 परतों में विभाजित किया जा सकता है। हम वायुमंडलीय गैसों युक्त सौरमंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं और पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊपर समतापमंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का कवच है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायोलेट रेज जो होती हैं उनको अवशोषित करता है, क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक होती हैं। पराबैंगनी किरणों से उत्परिवर्तन साइंस के स्टूडेंट को तो पता होगा, लेकिन कुछ आर्ट्स वाले भी होते हैं। तो उत्परिवर्तन में क्या हो जाता है कि हमारे जो जीन का सेगमेंट है उसमें सडन चेंज हो जाता है कुछ, तो जिससे क्या है उत्परिवर्तन हो जाता है। त्वचा का कैंसर या फिर मोतियाबिंद जैसे रोग होते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में प्राण रक्षक ओजोन यानी जो यहाँ पर दिया गया है O3 की परत पतली होती जा रही है। इसको क्या बोलते हैं हम, ओजोन की इस पतली परत को ओजोन छिद्र या ओजोन अपक्षय कहते हैं। ओजोन अपक्षय के कारण क्या कारण है इसके कि ओजोन परत के अपक्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है और जिसका प्रयोग क्या है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गद्देदार सीट या सोफों में काम आने वाली फोम तथा एरोसोल स्प्रे में होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो प्रमुख रूप से जो है इसमें वृद्धि कर रही है हमारी। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। तो ये था हमारा 3rd सेमेस्टर डीएलएड का क्वेश्चन पेपर, जो कि साइंस का था, प्रीवियस ईयर 2023 का। और आगे भी आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं और आगे के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।